नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। मैं और मेरी टीम आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। जैसे खुशबाश मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। मौसम बहुत अच्छा है। कहीं पे कुछ अच्छा इसलिए नहीं है कि अब्रे रहमत, कहीं पे अब्रे जहमत बन चुकी है। और उन लोगों के लिए जिनके कच्चे मकानात हैं या जिनको और किसी किस्म के मसाइल का सामना है, उनके लिए ये बारिश जिसको हम रहमत कहते हैं और जिसकी दुआएं कर रहे होते हैं, जब ज़्यादा हो जाए तो जहमत बन जाती है। ये आपको बताते चलूँ कि कल रात और उससे पहले मुतवातिर बारिशों के सबब पूरे मुल्क के हवाले से अगर बात की जाए तो 10 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। कोई करंट लगने से, कोई कुछ गिर जाने से, कोई और किसी हादसे की वजह से। तो जनाब, अपने घरों में रहिए और एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारिए। जब भी मौसम में थोड़ी सी तुग़यानी हो तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। घर से निकलते वक्त अपने ऊपर अपना ध्यान रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी चलाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जहाँ पानी खड़ा हुआ है बहुत स्लो और थोड़ी सी गाड़ी बचा के निकालें। बल्कि कोशिश तो ये करें कि बिला वजह घर से निकले ही नहीं। और लेकिन अगर कोई निकलना मजबूरी भी बन जाती है तो उसमें एहतियात को लाजिम रखिए। मैंने वैसे अभी तक ये देखा है कि मुझे कहीं पे सड़कों पे पानी सच तो नज़र नहीं आया, लेकिन जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। सक्शन पंप्स के ज़रिए कोशिश करें कि अपने आसपास के जो मोहल्ला बरादरी होती है या फिर जो आपकी टाउन कमेटी के लोग होते हैं उनके ज़रिए आप उस पानी को सक करवाइए, निकलवाइए और गलियों को साफ शफाफ रखिए। पानी ना खड़ा होने दीजिए। उसका तरीक़ाकार क्या है कि जो हैवी मशीनरी काम में आती है या जो इदारे हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो कलई और पोल खुल जाते हैं उस वक्त जब वो डिज़ास्टर होता है। तो जनाब, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम तकलीफ़ के साथ बात करते हैं। मौसम के ऊपर नीचे अभी कुछ दिनों पहले जो शदीद तरीन गर्मी की लहर थी उसमें इतने सारे लोग जाँ बहक हो गए। और उस ये कुदरती आफात तो नहीं होती, लेकिन ये कि अगर मौसम का उतार चढ़ाव शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो वो हमारे लिए वबाल बन जाता है, मुश्किलात पैदा कर देता है। लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने लिए एहतियात कीजिए। जिस तरह से गर्मी में अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, पानी की बोतल साथ रखते हैं, गीला तौलिया साथ रखते हैं और उसी तरह से आप एक छतरी लेके निकलते हैं, अभी भी इन सारी चीज़ों का एहतियात कीजिए। छतरी का इस्तेमाल मुस्तकिल कीजिए। अपने घर में घुसते वक्त या फिर किसी अप्लायंसेस को गीले बॉडी के साथ हाथ ना लगाइए। नॉर्मली मैंने देखा कि अगर आपने चप्पल ना पहनी हुई और अगर आपके हाथ गीले हों और आप स्विच को हाथ लगाएं तो आपको खुद भी एक झटका लगता है। तो कोशिश कीजिए इन सारी चीज़ों से बचें। पोलों को हाथ ना लगाएं, नंगे तारों के पास से आसपास नहीं जाए। लेकिन होता ये कि हमें पता ही नहीं होता खुदाई में कब कौन से तार पड़े हुए होते हैं और उसके ऊपर जब पानी पड़ जाता है तो वो पूरे पानी में करंट दौड़ जाता है। ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर एहतियात करना, बल्कि बात फिर वही आ जाती है कि इदारों की जिम्मेदारी है इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना। और हम जिस चीज़ों से गुजर रहे होते हैं वो इंतहाई तकलीफ दें। एक बात आपको हमेशा मैं करती हूँ कि अच्छी बात होती है, वो सच्ची बात इस तरह से होती है कुछ कि कभी भी ज़िंदगी में पैसे के पीछे, पैसा बेसिकली जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है। वो इस तरह से बाय प्रोडक्ट है, आप अगर उसके पीछे भागेंगे तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अपने काम के पीछे भागे, आप अपने काम से मोहब्बत कीजिए। काम में एक पैशन होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, पैसा खुद ब खुद पीछे आएगा। ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि वक्त की कदर करना, अपने वक्त को बर्बाद ना कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर फारिग हैं तो स्किल सीखिए, आपके पीछे पीछे पैसा आएगा। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर चला जाएगा। ये एक रेमेडी होती है, इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि इंसान काम करता रहे और इसी के ऊपर काम करे। खुश रखने की कोशिश कीजिए, दूसरों को, खुद भी खुश रहिए। और खुशी बड़ा मैटर करती है आपके अच्छे जहन की परवरिश के लिए। अगर बात कुर्बानियों के हवाले से करें तो हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से कुर्बानी दे रहे होते हैं। चाहे हमारे बच्चे हों घर में, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, हमारे अहले खाना, उनके लिए कभी किसी तरह से माएँ पका के कुर्बानियाँ दे रही होती हैं, किचन में भरी होती हैं, या फिर अपना वक्त दे रही होती हैं, या फिर अपने पैसे से कुर्बानी दे रही होती है, अपने बच्चों के लिए कर रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। कहाँ कहाँ अपने आप को एक तरफ रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को छोड़ते हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यौम ससाल कश्मीर आज 5 अगस्त को मनाया जाता है। किस याद में मनाया जाता है ये मैं आपको बताती चलूँ। 2019 में इस दिन का आगाज़ हुआ था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जो कश्मीरी थे उनके हक़ खुद इरादियत और उनके हक़ के लिए, उनके हक़ को जो भारतीय रियासत थी, मोदी सरकार ने उसको पामाल किया था और अब उसके बाद से ये दिन मनाया जाने लगा है। हक़ खुद इरादियत जब बात करते हैं कश्मीर की तो कश्मीर की वादी जन्नत नज़ीर, उसकी मिट्टी में ऐसा खून और शहादत का ऐसा जज्बा शामिल है कि जो कभी भी नहीं निकल सकते। उसके नौजवान और उसके सियासी, बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं वो भारतीय जेलों में नजरबंद है और कैद है वहाँ पे। लेकिन उनकी हक़ खुद इरादियत में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, ना ही उनके जज्बे में, ना ही उनकी करेज में कोई कमी आती है, बल्कि वो अपनी आज़ादी के लिए उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। उनके अंदर जो नफरत का जज्बा भारतीय सरकार के ऊपर है वो आज तक ताज़ा है। इसको भारत कभी कुचल नहीं सकेगी। इसी हवाले से एक पैकेज तैयार किया टीम ने। देखिए उस पैकेज में क्या कुछ है।
आपने देखी किस तरह से जो नौजवान हैं और कश्मीरियों का इस्तेसाल किया जा रहा है और इसी वजह से मनाया जाता है। आपको ये भी बताते चलो कि 26 अक्टूबर का दिन था जब उनके हुकूक के हवाले से बात की गई और उसके ऊपर बड़ा यौम इल्हाक के नाम से उसको याद भी किया जाता है और आम तातील का भी ऐलान किया गया। लेकिन भारत ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की धज्जियाँ उड़ा दी। कश्मीरियों का जितना खून बहाए और कब से आज़ादी की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है, उनका हमेशा यही कहना है और जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही लड़ी गई हैं, चाहे फ़लस्तीन हो चाहे कश्मीर हो, वो हक़ खुद इरादियत के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी आजमाइश के इस वक्त में उनके साथ खड़े हैं। हमेशा इस चीज़ का मौक़िफ़ दिया गया है। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद है, मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया। कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी, शहादतें, खून, जज्बा, ईमान शामिल है उनके नौजवानों में। कितनी बड़ी क़यादत अभी भी नज़रबंद है, लेकिन यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का बेसिकली मकसद क्या है और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। ये बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था यूएन रेजोल्यूशंस की अंडर, उसको रिवोक कर दिया। अब उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जी जब 1948 के बाद इंडिया खुद यूएन में गया कि जी ये जो हमारी वॉर बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया है इसको सीज़ फायर कराया जाए और हम जो है कश्मीर का जो स्टेटस है उसको उनके लोगों पर छोड़ते हैं, प्लेबिसाइड जो है वो आप करवा लें और कश्मीरी अवाम जिसके साथ शामिल होना चाहती है इधर पाकिस्तान और इंडिया, हम उसको वो हक देते हैं। ये बेसिकली यूएन रेजोल्यूशन पास हो गया। अच्छा, उसके बाद नेहरू साहब ने ही, उनकी हुकूमत ने 1950s में अर्ली 50s में ये जो आर्टिकल 370 जिसकी बात करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया, जिसका बेसिकली जो क्रक्स है वो ये है कि कश्मीर टिल टाइम प्लेबिसाइड वहाँ नहीं होता, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। उसका एक स्पेशल स्टेटस होगा और उस स्पेशल स्टेटस में वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनकी अपनी होगी, इंडिया का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। 2019 में इस बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई उसने इसको रीवोक कर दिया। रीवोक का मतलब ये हुआ कि उसने ऑफिशियली तौर पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको इंडिया का हिस्सा बना लिया, डिक्लेयर कर लिया। उसके फर्दर दो हिस्से किए, जम्मू अलग किया, कश्मीर अलग किया और उनको जो है 2 डिवीज़न करके उनके ऊपर जो है तो डिप्टी गवर्नर्स तैनात कर दिए गए और जिनको वो डायरेक्टली आंसरेबल थे दिल्ली में। इसका असर ये हुआ कि अब इंडिया जो है वो कश्मीर में जो बाकी जिस तरह उनकी रियासतें हैं उसमें वो तमाम जो कानून हैं, जो तमाम लॉज हैं, जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो उस पर कर सकता है, इंक्लूडिंग माइग्रेशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम मेन इंडिया टू कश्मीर, बिजनेस रिलेशंस, इन्वेस्टमेंट की मद में तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ उन्होंने वो कर दी। उससे अब आप देखिए तकरीबन 5 साल होने को आ गए। उससे हुआ ये कि वहाँ की जो आबादी थी जो कि प्लेबिसाइड के हक में बात करती थी वो डाइल्यूट होनी शुरू हो गई। इतना ज़्यादा सप्रेशन हुआ कि कई सालों तक तो वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी बंद हो गई, उसका तमाम दुनिया से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया और वहाँ जो उसने डिसिप्लिन या इमरजेंसी के नाम में जेनोसाइड किया, वो तो जब अब आने वाले वक्तों में वहाँ पता चलेगा कि वहाँ किस किस्म की जो है वो उन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया। तो मतलब ज़माने से चल रहा है उनका जुल्म और सितम, इवन दो यूएन देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई भी कोई स्टेप उठा नहीं पाता। जब हम बात यौम इस्तिसाल कश्मीर की करते हैं, अभी मैंने कोई पिछले 1-1.5 साल 2 साल से देखा थोड़ा सा धीमा हुआ हुआ है चीज़ें, और कुछ इलेक्शंस हुए और कुछ हमने देखी चीज़ें बहुत सारे कि स्मूथ, ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई सेटलमेंट हुआ। व्हाट इज दिस? देखिए सेटलमेंट तो नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ कि जी दुनिया में और यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद आप देखिए जिस तरह फ़लस्तीन का इशू शुरू हो गया। ये जो मसला है ये कहीं ना कहीं बैक बर्नर
पे चला गया। ठीक है। और उसकी देखें वजह भी यही थी कि इंडिया को तमाम जो आलमी ताकत हैं वेस्टर्न की वो सपोर्ट कर रही हैं अगेंस्ट चाइना। जब ये मुआहदा तय हो गया तो फिर क्यों सपोर्ट कर रही है? फिर कैसे? ये तो मतलब जो आलमी कवानीन है उसके खिलाफ वर्जी है। जी, आलमी कवानीन तो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए रह गए हैं। जी हाँ, फिर तो जब एक रेजोल्यूशन पास हो गई थी, एक चीज के ऊपर दस्तखत हो गए थे, एक लाइन लिख दी गई, तो फिर क्यों उन्होंने फिर इसके ऊपर इसकी खिलाफ वर्जी की? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? मुझे ये सब बताइएगा कि जब आलमी कवानीन होते हैं वो हर एक के ऊपर एक तरह से लागू होते हैं, तो इंडिया से सवाल करने वाला कोई नहीं कि भाई आप किस तरह से उनके कंट्री में घुस के, आप कश्मीर में घुस के आपने इलेक्शन करवाया, आपने ये करवाया, फिर अपने लोग बिठा दिए, फिर आप सारे जायदादें खरीदे। किसी तो लॉ के तहत होता होगा ना ये। जी बिल्कुल। देखिए, सवाल का वही मैं अर्ज करता हूँ उस्मान साहिबा आपसे कि सवाल तो वहाँ किया जाए जहाँ उनका कोई इंटरेस्ट मौजूद है। इस वक्त दुनिया का इंटरेस्ट ये है कि कश्मीर का इशू, इंटरेस्ट भी इंडिया जी, है, तो इंडिया वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस खित्ते की सबसे बड़ी मार्केट है एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न। दूसरा, यहाँ जो इस वक्त बकौल जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको अगर कोई चाइना के इन्फ्लुएंस को अंडरमाइन कर सकता है कोई कंट्री तो वो इंडिया है। इसी तरह इंडिया को सपोर्ट जो है वहाँ की कंट्रीज इस वजह से नहीं कर रही कि शायद इंडिया जो है वो कोई बहुत बड़ी आलमी ताकत बनने जा रहा है। सपोर्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। तो वो क्योंकि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस खित्ते में है, वन बेल्ट वन रोड का एक कॉन्सेप्ट चाइना ने दिया है, इकोनॉमी की तौर मद में वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है, तो उसको कर्टेल करने के लिए जो इंडिया है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। मेरा एक सवाल और है, तीन लोग हैं जो जुड़े हुए कश्मीर के साथ, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। इंडिया का तो समझ आता है, पाकिस्तान का समझ आता है उस वॉर में, ये चाइना का कितने ज्यादा इंटरेस्ट है? देखिए, चाइना का भी इंटरेस्ट अक्साई चीन, उनका जो प्रॉब्लम है तिब्बत के साथ वो इसी तरह है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर की डिमार्केशन ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में थी नहीं। चाइना हमेशा से ये क्लेम करता रहा है कल्चरली तौर पे भी, एथनिसिटी के तौर पे भी, कि वो इसका हिस्सा है। 1962 में जो इंडिया चाइना की जंग हुई वो इसी खित्ते को लेकर हुई थी। देखिए, इसी वजह से दुनिया को बावर कराना ये बहुत ज़रूरी है कि ये खित्ता जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, नॉट बिटवीन टू कंट्रीज बट 3 न्यूक्लियर पावर्स। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को किस तरह से पामाल किया जा रहा है और उनकी इज्जत नफ्स को किस तरह से कुचला जा रहा है, कितने हुर्रियत रहनुमाओं ने शहादतें पेश की और कितने नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। तो वहाँ सब हम बात कर रहे थे, इसी हवाले से आपने 5 अगस्त 2019 यौम साल कश्मीर के हवाले से बात की। मैं चाहती हूँ उसको दोबारा से कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया उज़मा साहब। देखिए, ये जो स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया इंडिया ने, इसकी रिपरकशंस तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा होंगे। अब आप देखिए कि पिछले दिनों जो इंडियन इलेक्शंस हुए थे और इंडिया ने वही इलेक्शन कश्मीर में कराए क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उसमें एक बहुत ही शानदार चीज़ सामने आई। एक साहब हैं जिनका नाम है अब्दुल राशिद शेख साहब, बारामूला से वो खड़े हुए, इस वक्त वो तिहाड़ जेल में है और उनको इस इलेक्शन में कश्मीरी अवाम ने तकरीबन 500,000 वोट्स के साथ सेलेक्ट किया और वो जीत गए। तो बेसिकली नवश्ता दीवार तो मौजूद है, कश्मीरीज ने खुद कुर्बानियाँ दे के वहाँ के हालात को, जो आपको पता है इस वक्त एक ओपन जेल है पिछले 5 साल से, वहाँ रहते होने के बावजूद उन्होंने अपना जो मैंडेट है वो इस इलेक्शन में भी बता दिया कि हमें इंडिया के साथ इलाक़ जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये तहरीक आज़ादी है इंडिया से पनपती रहेगी और बढ़ती रहेगी। आप अगर हमें असलहे से रोकेंगे तो हम वोट से जवाब देंगे। इसी तरह आप देखिए कि कुचल नहीं सके, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जो जज्बा आज़ादी है, क्योंकि जिसमें शहादत आ गई ना, जिनका खून मिट्टी में शामिल हो गया, फिर वो बेखौफ हो गए। जी बिल्कुल, वहाँ का तो बच्चा जो है वो पाकिस्तानी परचम अब सरेआम लेके फिरता है और वहाँ वो बरमला जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाता है।
फुल्ली अंडरस्टैंडिंग के सामने जो फौज खड़ी है उसके फायर से वो कभी भी जो है वो शहीद हो सकता है। तो देखिए यहाँ तो आप कंपेयर कश्मीरी जो आज़ादी है उसको आप फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ कंपेयर कर सकती हैं बिलाशुबा। वहाँ जो कुर्बानियाँ और शहादतें दी जा रही हैं एग्जैक्टली कश्मीर में कई सालों से ये चीज़ जारी है, क्योंकि देखा पैरेलल देखा है फ़लस्तीन में भी कम से कम 40-45 साल तो हो गए। जी बिल्कुल, और कश्मीर में भी यही सारा सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी। तो जो हमारी ऊपर से जो ताकतें होती है जो कंट्रोल कर रही होती हैं, हमने इस्तेकाम के लिए और सलामती के लिए मुल्कों को टेक केयर कर रही होती है, उनका क्या वो क्यों नहीं कान धरते? या वो जितनी साम्राज्य ताकतें या कुव्वतें वाले ममालिक हैं, चाहे वो इसराइल हो गया चाहे वो इंडिया हो गया, इनको क्यों सपोर्ट करें, क्यों नहीं मजलूम का साथ देते? जी आपने बड़ी एक अच्छी बात की। मुझे असल में अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया और मैं शायद गलत ना हूँ तो वो शेर इस तरह है कि अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। यही वजह है। देखें सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हमारे आपस में जब हम एज अ मुस्लिम उम्मा OIC का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, अरब लीग का प्लेटफॉर्म मौजूद है, इस पे और हम मुतहद होते शायद फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला हम बहुत पहले हल कर चुके होते। लेकिन ये जो आपस की तफरकाबाजी है, आपस में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से जो बाहर की कुव्वतें हैं उनको शय मिल रही है फ़लस्तीन में जेनोसाइड करने का, और यही काम वो कश्मीर में भी कर रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ इंटरेस्ट मौजूद है। फ़लस्तीन में भी जो जेनोसाइड हो रहा है वहाँ भी वेस्टर्न पार्ट्स का इन्फ्लुएंस जो है वो आप देखें कि आया जाता है, ईरान तक तो वो आ गए हैं। इसी तरह आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर का जिस तरह मैं आपसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट को कायम रखना वेस्टर्न पार्ट्स के इंटरेस्ट में है, और ये अगर वो मसला इन्होंने यहाँ हल कर लिया तो जो इनके इंटरेस्ट हैं इस खित्ते में वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएंगे। इसी वजह से जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वो इंडिया को एज ए स्टूज रियासत जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं इस खित्ते में। और मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हुई है ये कहीं ना कहीं इंडिया को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वहाँ की जो अब आज़ादी है वो इस लेवल पे आ गई है कि उन्होंने अपनी जान माल, अपने कारोबार, अपनी हैसियत तक को जी ना, बिल्कुल बेखौफ खतर होके वो सामने आ गए, और इस चीज़ के लिए वो अपनी जाने मतलब जाने तो न जाने कब से कुर्बान कर रहे हैं। अब ज़मीन के लिए जो उनकी ज़मीन है, जो जन्नत नज़ीर वादी है, उसमें जो फल फूल उग रहे हैं वो भी उनका खून से उग रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह है। तो मतलब वहाँ तो वो कहते हैं ना, जब तक के ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं क्या होता। बात है। बताइएगा कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक हक़ खुद इरादियत की जो जंग है वो तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया पोर्ट्रे कर रहा है, इंडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि सब ठीक है? जी बिल्कुल आपकी बात बजा है उस्मा साहब। देखिए मैं जिस तरह अभी आपसे पहले अर्ज़ कर रहा था, अगर इंडिया ये बोलता है कि सब ठीक है तो बारामूला से शेख रशीद साहब, जिनको रंजीन रशीद साहब कहते हैं, वो तिहाड़ जेल में होते हुए वो इलेक्शन ना जीतते हैं। देखिए ये, और इसके मैं बारामूला की बार बार बात क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ ये एक पुरानी सीट है जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वो जो अब्दुल्ला या मुफ्ती महबूबा साहिबा की जो सीट्स हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हारे हैं यहाँ इस सीट पे। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप वहाँ जितनी मर्जी मीडिया जो है ब्लैकआउट कर दें, जितना मर्जी इंडिया जो चैनल्स हैं उनको ख़त्म कर दें और दुनिया को वहाँ की तस्वीर जितनी मर्जी अच्छी दिखाएं, वहाँ की जो आवाम है अब वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे जो वहाँ जेनोसाइड हो रहा है उसका ब्लैकआउट तो जानबूझ के किया जा रहा है कि किसी तरह ये दुनिया को बावर ना हो। लेकिन देखिए अब शायद हम बोलें कि जी ये 5 साल के बाद भी ये वहाँ रिवोक किया है, वहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है या वहाँ माइग्रेशन की बात हो रही है, वहाँ ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। आप देखिए जो कश्मीरी स्टूडेंट्स इंडिया ही की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है वहाँ वो तो क्रिकेट मैच पे या सारी चीज़ों पे जो है उन बेचारों को जो है वो जिस किस्म का तशद्दुद का निशाना वहाँ बनाया जाता है, तो वहाँ की जो मोदी सरकार और उसकी जो मेंटालिटी है वो तो सामने वैसे ही आ गई है। वो अगर वहाँ
कोई बेचारा नौकरी करने जाता है कश्मीरी, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है इंडिया में, तो जो उसके साथ सलूक होता है वो तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है। मतलब लेकिन सिर्फ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि उनकी जो खुद हक़ इरादियत है उसको अब नोटिस जो है वो दुनिया को लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ और आपसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता अगर ये ट्रिगर हो गया तो इसके आफ्टर इफेक्ट से पूरी दुनिया जो है वो जल जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा जो तमाम मुक़्तदर ताकतें हैं उनको इस चीज़ का जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और अच्छा, बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान कहता तो है कि इंडिया हमारी शहरक से करीब है और इंडिया के लिए कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं और इंडिया को अगेंस्ट भी करता है, लेकिन पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी जो हम कर रहे हैं क्या वो मोर देन इनफ है या हमें और क्या करना चाहिए? जो कश्मीरी बैठे हुए वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? और सिर्फ दिन मना लेने से या आप जो आलमी कवानीन है वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करा देने से या उनके खिलाफ OIC आपने बात की, आप देखें कि उसके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही सुम्मुम बुकमुम बैठे में। तो ये सारा क्या है? पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है मजीद? देखिए, पाकिस्तान ने जो इस वक्त कर रहा है कोई भी जो मुल्क है वो नहीं कर सकता। हाँ। किस तरह मैं आपको कर भी नहीं रहा कोई। कर कोई भी नहीं। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान चाहता तो इंडिया से बायलैटरल टॉक्स कभी भी शुरू कर सकता था। ठीक है। और जो इस वक्त जो उसकी माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो अपने पड़ोसी से वो मरासिम बढ़ाकर उनके साथ जो है वो हम जो है वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर सकते थे। बायलैटरल टॉक्स क्यों नहीं हो रही? इंडिया तो कब से चाहता है कि बायलैटरल टॉक्स हो, इस वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान का इंस्टांस ये है कि जब भी बायलैटरल टॉक्स होंगी उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो कश्मीर। ठीक है, एक सवाल मेरा और है, आप मैं सिर्फ 30 सेकंड में चाहूंगी उसका जवाब दीजिएगा कि अब चाइना के साथ तो पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती है, तो क्यों नहीं वो इस मुद्दे पे बात करता है? ये देखिए, चाइना ने भी हर फोरम पे ये चीज़ उठाई, चाहे वो SCO का फोरम हो, चाहे वो वर्ल्ड फोरम हो, UN का फोरम हो, वीटो तक तो चाइना जो है वो अगेंस्ट कश्मीर जो भी चीज़ होती है उसको वो करता रहा है। क्योंकि देखिए, चाइना का भी स्टेक, जैसा मैंने आपको बताया, 1962 की वॉर बिटवीन इंडिया चाइना हुई कश्मीर पे थी। अक्साई चीन जो उनका रीजन है वो हजारों साल से चाइना का हिस्सा रहा है। अब उसके ऊपर अगर इंडिया क्लेम कर रहा है तो वो भी चाइना का जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छा और बहुत ही कॉन्क्रीट तज्जिया था उनका, लेकिन चूंकि ये इतना वक्त फिर भी नहीं होता कि हम और मजीद बात कर सके, लेकिन हमारी जाने हमारी सांसों में कश्मीरी और कश्मीरी लोग बसे हुए हैं। और आपको एक बात बताते चलो कि जन्नत कभी बिक नहीं सकती, याद रखिएगा, जन्नत कभी बिक नहीं सकती, जन्नत कमाई जाती है। और वो जन्नत अपनी जो जन्नत नज़ीर वादी है वो कमा रहे हैं और वो किसी को किसी काफिर के हाथ नहीं जा सकती। तो जनाब, इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम में मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मैं हूँ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।